हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी हो गया या फिर आपके जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एडिटोरियल्स को कैसे पढ़ सकते हैं, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए और कौन से एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 9 फरवरी फ्राइडे। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं। सबसे पहला है चार्टिंग पाथ फॉर पॉपुलेशन कमेटी। तो हम जानते हैं इंडिया जो है अब पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे चल रहा है अभी फ़िलहाल पूरे दुनिया में, और पॉपुलेशन पॉलिसी को अब रीलुक करने का समय आ गया है, तो उसके लिए कमेटी बैठाई गई है। उसके बाद आपका बजट 2024 इंटरिम बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक एनालिसिस है, उसके ऊपर एक आर्टिकल है। उसके बाद आपका एक आर्टिकल है यूसीसी का, टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। उसके बाद है पेटीएम पेमेंट बैंक डिबैकल। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, तो बेसिकली इसका एक एक्सप्लेनेशन है। और आपके राइस प्राइसेस को लेके अभी क्या रेगुलेशंस चल रहे हैं, जो न्यूज़ चल रही है, इनके ऊपर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के। तो चलिए देखते हैं इनको एक एक करके। तो चलिए अपना एडिटोरियल एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है चार्टिंग अ पाथ फॉर पॉपुलेशन कमेटी। तो अगर इसका रेलेवेंस देखें तो अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले पॉपुलेशन के अलग अलग क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। क्या बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, उसके अलावा आपका टीएफआर क्या होता है, और रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, नेट रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद आपको कुछ थ्योरी आनी चाहिए कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, आपका पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, डीटीएम हो गया, ठीक है। और इंडिया का लास्टली क्या ट्रेंड हो रहा है पॉपुलेशन का, ठीक है, कि इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है, इंडिया में सेक्स रेशियो क्या है, एंड पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड आनी चाहिए। एंड अगर मेंस की बात करें तो ये आपका GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में आपका जो एक पार्ट है अबाउट ज्योग्राफी में एंड सोसाइटी में अबाउट पॉवर्टी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड एसोसिएटेड इशू। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पॉपुलेशन से एसोसिएटेड क्या क्या यहाँ पे इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, क्या क्या इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, क्या क्या सोशल इश्यूज़ होते हैं, और क्या क्या डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं। तो इनके अलग अलग पर्सपेक्टिव कि क्या क्या इनके इश्यूज़ हैं एंड क्या क्या सल्यूशंस हैं एंड क्या क्या इसके वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा जैसे पॉपुलेशन की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडिया में पॉपुलेशन बूम कब हुआ, इंडिया की पॉपुलेशन नेगेटिव में कब जा रही थी, एंड इंडिया में पॉपुलेशन एक्सपेंशन और अलग अलग पॉपुलेशन पॉलिसीज़ क्या रही हैं, कब इंडिया में फैमिली कौन कौन सी पॉलिसीज़ रही हैं, आपकी 2000 वाली रही है, उससे पहले आपकी स्टरलाइजेशन वाली पॉलिसी रही है। तो अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ के आपको बारे में एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए। तो देखिए इंटरिम बजट में यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था कि हाई पावर्ड कमेटी बैठेगी, ठीक है, टू एक्सटेंसिवली कंसिडर द चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस। तो इंटरिम बजट में इसका जिक्र है कि एक कमेटी बैठेगी जो देखेगी कि इंडिया में हाई पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं एंड उनसे संबंधित क्या क्या हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और या फिर क्या क्या डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। गिवन इट्स मल्टीफेसेटेड मैंडेट एज इट इज़ टू मेक, तो इसका बेसिकली मैंडेट क्या होगा इस पॉलिसी का कि पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सके, ठीक है। विकसित भारत को बनाने के लिए जो पॉपुलेशन एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं उनको कैसे टैकल कर सके, तो उनके कुछ रिकमेंडेशंस ये पॉलिसी देगी, ठीक है। एंड ये पॉलिसी जो है कुछ फॉर्मुलेशन देगी और आपको स्ट्रैटेजीज़ देगी कि इंडिया में आगे आने वाले 20-30 साल में इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे मैनेज कर सकता है। तो इसमें किस किस तरीके के इश्यूज़ मैनेज करे जाएंगे, जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया, आपका मैटरनल चाइल्ड हेल्थ हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इस तरीके के कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज़। एंड इसको स्टडी करने के लिए, इनसे रिलेटेड रिकमेंडेशंस के लिए पॉपुलेशन कमेटी को एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी कि
पॉपुलेशन को सिर्फ एक नज़रिए से नहीं, अलग अलग एस्पेक्ट के से देखना पड़ेगा। जैसे डेमोग्राफी हो गया, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसी हो गई, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हमें एक रिसर्च और डेटा एनालिसिस और मॉनिटरिंग चाहिए होगी हमारे पॉपुलेशन के ट्रेंड्स की, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की, ताकि हम पता लगा सकें डेटा के माध्यम से कि क्या क्या इश्यूज़ जो हैं अब हमारे कंट्री में उभर रहे हैं एंड उनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं। एंड इसके अलावा एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखने के अलावा हमें इस पॉपुलेशन कमेटी को अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो गई, NGOs हो गए, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो गए, कॉलेजेस हो गई, स्टूडेंट बॉडीज़ हो गई, प्राइवेट सेक्टर हो गया, उन सब के बीच में कोऑपरेशन करना होगा और पार्टनरशिप बनानी होगी एंड उनके साथ एक टाइप से कलेक्टिव एक्शन कैरी आउट करना पड़ेगा ताकि हम आगे चल के पॉपुलेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। In addition to policy formulation implementation, committee should lay emphasis on public awareness, education campaign। तो ये कमेटी का काम तो ये रहेगा ही, लेकिन साथ में और क्या होना चाहिए इस कमेटी का काम कि पॉपुलेशन पॉलिसी से संबंधित पब्लिक अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जानकारी प्रोवाइड करें और लोगों को और शिक्षित करें पॉपुलेशन के मामले में कि जो डिसीजंस लेते हैं उनसे पॉपुलेशन का क्या लेना देना हो सकता है। बाय एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, इट शुड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स। तो एक टाइप से यहाँ पे एक बॉटम अप अप्रोच की बात हो रही है कि कैसे हैं एक टॉप डाउन अप्रोच के साथ फोकस करना चाहिए कि हम लोगों पे भी एक ग्रास रूट इंटरवेंशन करें ताकि लोग जो है फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस और अच्छी तरीके से फॉलो कर लें और हमारे कंट्री में हेल्थ आउटकम और अच्छा हो सके। इट शुड ऑल्सो फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसके अलावा इस पॉपुलेशन का कमेटी को और क्या करना चाहिए, जो बाकी कंट्रीज़ में अच्छी पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं उनको स्टडी करना चाहिए एंड उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो अपनी कंट्री में अडॉप्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात करी है पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। इंडियाज़ डेमोग्राफिक लैंडस्केप हैज़ गॉन अन सिग्निफिकेंट शिफ्ट ओवर द ईयर्स विद वुमेन हैविंग फीवर चिल्ड्रन, वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एंड एल्डरली पॉपुलेशन राइजिंग स्टेडली, डिक्रीज इन डिपेंडेंसी रेशियो लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया में आज के समय में देखिए क्या ट्रेंड चल रहा है और ये ट्रेंड जो है कई सालों से शिफ्ट होता आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि जो महिलाएं हैं उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रहा है एंड इसलिए उनके बच्चे कम हो रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे कंट्री में 15 से 59 ईयर्स तक की जो पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनकी संख्या बढ़ रही है। उसके अलावा एल्डरली पॉपुलेशन, जो हमारे बुजुर्ग हैं, 60 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, उनकी संख्या हमारी कंट्री में ज़्यादा बढ़ रही है। और इन जनरल हमारी कंट्री में डिपेंडेंसी रेशियो जो है कम हो रहा है। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब कितने लोग जो हैं अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट हैं। तो अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट नहीं है, काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर डिपेंडेंसी रेशियो अगर कम होता है तो इसका मतलब होता है कि सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लोगों द्वारा और हो रहा है और लोग एक दूसरे की इनकम्स के ऊपर डिपेंडेंट कम हैं। However, navigating the opportunities and challenges presented by these demographic changes will significantly shape India's future economic and demographic landscape. तो कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे अब हमें जूझना पड़ेगा और जिन अपॉर्चुनिटीज़ को हमें यूटिलाइज़ करना पड़ेगा ताकि जो इंडिया का इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक लैंडस्केप है हम उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ। अगर डेटा की बात करें, लेटेस्ट डेटा यूनाइटेड नेशंस के, तो इंडिया 2030 तक ऐसा माना जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन 146 बिलियन, लगभग आपका 146 करोड़ तक यहाँ की पॉपुलेशन पहुँच सकती है। एंड अगर ऐसा हो गया तो इंडिया फिर दुनिया के 17% लोगों को कंप्राइज करेगा। ठीक है, इंडिया का पूरा कॉम्पोजिशन 17% हो जाएगा पूरी दुनिया में। While India experienced phenomenal population growth until 1970s, growth rate have slowed down since then, with fertility levels steadily declining. तो 1970 तक की अगर बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन ये जो ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही थी ये आपकी धीरे धीरे फिर कम होने लगी 1970 के बाद से, क्योंकि जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो धीरे धीरे कम होने लगा। एंड जो आपका TFR होता है वही आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसने इंडिया की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हेल्प करी है।
while TFR projected to touch about 1.73 in 2031-35 from 2.52 to 100 from 209 to 11. India will witness a demographic transition, decreasing proportion of the child population, increasing proportion of the working age population. तो इंडिया अगर वैसे जनरली देखा जाए तो TFR जो है, ठीक है, आइडियली जितना अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उतना ही ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन उतना ही एक्सपैंड कर रहा होगा। TFR जितना कम हो रहा होगा इसका मतलब है एक परिवार में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर पूरे देश में ऐसा होगा तो पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो शुरुआत में जो इंडिया का पॉपुलेशन TFR रेट है वो 2.5 था। आइडियली ये 2.1 होना चाहिए ताकि पॉपुलेशन जो है स्टेबल रहे, ठीक है। 2009 और 11 में इंडिया का TFR रेट इतना था, लेकिन 2031 और 35 के बीच में माना जा रहा है ये 2.1 से घट के आपका 1.73 तक आ जाए। इससे होगा क्या कि बच्चों की जो तादाद है हमारे कंट्री में बढ़ रही है वो और धीमी हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके अलावा जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो और एक्सपेंड होगी। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है वो भी आगे चल के आगे के 20-30 साल में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। The demographic dividend resulting from a sustained drop in fertility rate and increased concentration of population in working age presents an opportunity to accelerated economic growth per capita। तो यहाँ पे बात करी है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, जो कि हमने शुरुआत में बात करी। जब किसी कंट्री में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं एंड उनके लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स प्रेजेंट होती हैं तो ढेर सारे लोग जो हैं कंट्री में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करते हैं, कंट्री का GDP ग्रोथ बढ़ाते हैं, कंट्री का अलग अलग सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स में एम्प्लॉय होकर उनको काफ़ी डेवलप करते हैं। इसकी वजह से ओवरऑल GDP रेट बढ़ता है। तो हमारे कंट्री में अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इतने सारे वर्किंग एज वाले यूथ प्रेजेंट है कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। Realizing this potential necessitates investment in health, education, skill development to harness the demographic dividend effectively। मतलब अगर हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, अगर हमारे पास कंट्री में ढेर सारे काम करने की उम्र वाले बहुत ढेर सारे व्यक्ति प्रेजेंट हैं, तब उनसे देखिए तभी काम लिया जा सकता है अगर पहली बात उनकी सेहत अच्छी हो, अगर वो सारे के सारे शिक्षित हों और सारे स्किल्स में बहुत कुशल हों, सारे स्किल्स जानते हों, अच्छी हेल्थ में हों एंड उसके अलावा उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। अगर कोई कहीं पे भी बार बार बीमारियां पड़ रही हैं तो किसी भी व्यक्ति की ढेर सारी जो अर्निंग होती है उस बीमारी की तरफ चली जाती है और उसका समय भी बीमारी से लड़ने में चला जाता है। तो इसको सही करने के लिए हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो अगर हम इन कंडीशंस को किसी एक व्यक्ति के ओवरऑल अच्छे से ख्याल रख पाते हैं अलग अलग मायनों में, तब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज कर पाएंगे। Projections for life expectancy in India also show positive trends, with male and female life expectancies expected to rise। इसके अलावा जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि ऑन एन एवरेज औसत एक व्यक्ति हमारे कंट्री में कितने सालों तक जीता है, ठीक है, ये अराउंड आपकी 69 to 71 ईयर्स तक है अभी। लेकिन आगे आने वाले समय में जैसा कि हम जानते हैं हमारी कंट्री जो है इम्प्रूव कर रही है, तो ये औसत साल जो एक व्यक्ति, एक पुरुष और महिला जीवित रहते हैं वो भी इंडिया में इंक्रीज हो जाएगी। मतलब लोग जो हैं और लंबे समय तक जीवित रहेंगे। मोरओवर, proportion of working age population is projected to increase, giving India an opportunity to capitalize on its demographic advantage। तो क्योंकि अब इंडिया के पास एक बढ़ती हुई जनसंख्या है तो एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया उस जनसंख्या का इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा उठाएं एंड इंडिया को पूरी दुनिया में आर्थिक मामले में और ऊपर ले जाएं। To maximize the benefit of favorable age distribution, India must invest greater in human capital। तो वही जैसा कि हमने बोला, तो इंडिया को हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और सोशल सिक्योरिटी में और ज़्यादा निवेश करना होगा और ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। इसके कैसे कर सकता है कि जैसे नई जॉब्स क्रिएट करें, इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल से इंटीग्रेट करें, फीमेल लेबर फोर्स को एम्पावर करें और पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाएं। इसके अलावा हमारी कंट्री में ज़रूरी है कि जेंडर डिस्पैरिटीज़ एड्रेस हों, एजुकेशन है, शिक्षा है और आपका स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके प्रति जो एक्सेसिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। हमारी कंट्री में फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस और अच्छी हो पाएँ और हमारी कंट्री में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए।
अब बात आती है हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस की। तो जो सोशल सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है, उनमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो आपका क्वालिटी हेल्थ केयर और एजुकेशन फॉर एवरी सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन है। तो हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में अभी जो है क्यूरेटिव हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इंडिया का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है काफ़ी कम है। एंड इंडिया का हेल्थ एस्पेक्ट में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। एंड उसके अलावा हमारी कंट्री में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन कुछ हेल्थ केयर से रिलेटेड चैलेंजेस को हमें ध्यान में रखना होगा। उसके अलावा जानते हैं कि हमारे कंट्री में एनरोलमेंट रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है प्राइमरी लेवल पे, लेकिन लर्निंग आउटकम्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है अभी हमारी कंट्री में, और सेकेंडरी लेवल में ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपका पहला चैलेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हेल्थ की ही फिर बात करें तो इसमें आपका जो स्पेंडिंग है ये जीडीपी के 1% से भी कम है। तो ये दिखाता है कि अभी तक हमारी जो सरकारें हैं वो हेल्थ को कितनी प्रायोरिटी दे रही हैं। एंड इसके लिए कि अगर हम और प्रायोरिटी दें वो कैसे पता चलेगा, अगर ये 1% के ऊपर होगा, अगर हम और ग्रेटर फाइनेंशियल इनपुट्स करेंगे तभी इसका इन्वेस्टमेंट और बढ़ पाएगा। Initiatives to strengthen primary health care in the rural areas have yielded results which include improved child and maternal health care and higher life expectancy। तो इससे पहले भी हमने ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जहाँ पे रूरल एरियाज़ में हमने एफर्ट्स लगाए हैं और उसकी मदद से जो चाइल्ड हेल्थ केयर है और मैटरनल हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव हुई है काफ़ी हद तक, और रूरल एरियाज़ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी भी है। Challenges persist regarding the nutrition deprivation, तो हंगर, इनसिक्योरिटी एंड इम्पेयर फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हमने हेल्थ सेक्टर के मामले में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस तो किया है, लेकिन अब मेजर प्रोग्रेस देखिए किन किन जगहों पे बाकी है कि अभी भी हमारी कंट्री में मैल न्यूट्रिशन वाली इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, आपका नीति आयोग इंडेक्स हो गया, उसके अलावा आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हो गया, तो उसमें इंडिया में आपका स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, अंडरवेट हो गया, उसके अलावा एनीमिया जैसी जो इश्यूज़ हैं उनके रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हैं अभी भी। तो न्यूट्रिशन पे हमें अब काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके जो डिजीज़ेज़ होते हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा। एंड इसको एड्रेस करने के लिए हमें एक्सेस टू एसेंशियल कमोडिटीज़, न्यूट्रिशन प्रोग्राम टारगेटिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन, इंटरवेंशन टू इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी एंड सैनिटेशन, ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम हेल्थ पॉपुलेशन पॉलिसी में हेल्थ के मामले में कुछ सल्यूशंस कर सकते हैं कि पानी का अवेलेबिलिटी, साफ़ नल के पानी का अवेलेबिलिटी बढ़ाया जाए, साफ़ सफाई बढ़ाई जाए। उसके अलावा न्यूट्रिशन है वो वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे आपके BPL पीपल हैं, ट्राइबल पीपल हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। इसी तरह अगर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलाइज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी डेटा की बात करें कि जैसे यूनिसेफ डेटा, नियरली 47% ऑफ द इंडियन यूथ में लैक द नेसेसरी एजुकेशन स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन 2003। तो यूनिसेफ की अगर डेटा देखें तो ये कहता है कि अगर 2030 तक हम ऐसे ही चलते रहें तो 47 लगभग 50% जो हमारा यूथ है उसके पास एडिक्वेट स्किल्स नहीं हो पाएंगे कि जॉब मिल पाए उन्हें 2030 तक। Disruptions caused by the COVID-19 pandemic have exacerbated these challenges, with 250 million children forced out of school। तो अगर हेल्थ के बारे में बात करें तो चैलेंज देखिए, एक तो आपका स्किलिंग वाला चैलेंज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि आप जो COVID-19 पैंडमिक है, ऐसे ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस आते हैं, उसकी वजह से बच्चे जो हैं स्कूल से निकल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और चाइल्डहुड एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है इसको राइट टू एजुकेशन में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। डिज़ाइनिंग प्ले बेस्ड फ्लेक्सिबल करिकुलम की, ठीक है, कि हम लोग खेलकूद से संबंधित जो बच्चों का करिकुलम है वो लागू करें, ठीक है। उसके अलावा पेरेंट्स को एंगेज करें, कम्युनिटीज़ को एंगेज करें, ठीक है, ताकि जो डिमांड है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की वो हम और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो लोगों को जागरूक करें कि शिक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है और बच्चों को स्कूल प्रोवाइड करें ताकि पेरेंट्स को अगर तुरंत बच्चों को स्कूल में डालना है तो वो उसमें कोई बाधा ना हो। Additionally, efforts to bridge the gap between existing skill development initiative and industry requirement are essential to reduce unemployment and productivity। तो जैसे यहाँ पे हम
हमने बच्चों की बात करी, वैसे ही अगर बड़ों की अगर बात करें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में, तो हमें उनके गैप रिड्यूस करना पड़ेगा कि उन्हें क्या स्कूल कॉलेजेस में स्किल मिल रही है एंड क्या इंडस्ट्री के रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। उसके बाद बात आती है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की, कि एक क्रिटिकल चैलेंज इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा। कि जो पॉपुलेशन पॉलिसीज़ देखिए जो बन रही हैं उनसे रिलेटेड ये कहा जाता है कि जो भी पॉलिसी बने वो डेटा के आधार पे बने, एक एविडेंस के आधार पे बने, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक्यूरेट डेटा अभी नहीं है। टाइमली डेटा हमारे कंट्री में पॉपुलेशन के संबंध में नहीं होता, सिर्फ जो सेंसस के समय दौरान डेटा हमें मिलता है सिर्फ वही होता। एंड इस मामले में इंडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करता है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि इम्पॉर्टेंट है कि जो पॉपुलेशन कमेटी है वो डेटा कलेक्शन के मेथड्स को इम्प्रूव करें, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें और अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन करें। तो इसके ये किया कैसे जा सकता है, ये प्रॉब्लम है, ये किया जाना चाहिए। और कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें और पैसा इन्वेस्ट करके, ठीक है, जैसे उसमें डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा मैनेजमेंट हो गया, एनालिसिस हो गया, और इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के अपग्रेड करके उसके बाद रेगुलर और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सेंसस और सर्वे कराया जाए ताकि हमें डेमोग्राफिक डेटा मिल पाए। एंड एक अच्छे तरीके से ये जो पूरा डेटा गैदरिंग एक्सरसाइज है इसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कराना चाहिए ताकि सारे पॉपुलेशन सेगमेंट को स्टडी किया जा सके। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग रिगरस validation and quality assurance mechanism is essential to ensure reliability and accuracy of population data। कि डेटा सिर्फ कलेक्ट करना ही एक इशू नहीं है, डेटा की क्या क्वालिटी है एंड डेटा कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, इसको भी जानने का हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि डेटा को रिव्यू किया जा सके और अगर डेटा में कोई एरर या इनकन्सिस्टेंसी है तो उसे भी सुधारा जा सके। इट विल बी वाइटल फॉर द कमिटी टू एक्सप्लोर feasibility of including quality assurance method within the statistical method. Another promising area is promotion of open data initiative and transparency in open data which facilitate access to population for data for research, policy maker and public। तो इसके अलावा देखिए एक सल्यूशन क्या बताया जा रहा है, डेटा से संबंधित एक सल्यूशन हो सकता है कि ओपन डेटा इनिशिएटिव लाया जाए। ओपन डेटा इनिशिएटिव क्या है कि सरकार ने मान लीजिए कुछ डेटा इकट्ठा करा और वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जिससे कि सारी पब्लिक जो है उसे देख सके, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे ताकि ऐसा ना लगे कि सरकार कुछ छुपा रही है, कि जो डेटा है उसे फ्रीली अवेलेबल कराया जाए। और उसके अलावा जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलजुल कर हमें इस पूरी एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करना चाहिए, जैसे यूएन का पॉपुलेशन डिवीज़न, वर्ल्ड बैंक हो गया, आपके अलग अलग कॉलेजेस हो गए आपके, तो ये भी अपने नए नए प्रैक्टिसेस या फिर इंसाइट के माध्यम से हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी में ये बताया है कि जो इंडिया का डेमोग्राफिक लैंडस्केप है, इंडिया की जो पॉपुलेशन का पूरा सिनेरियो है, इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड चैलेंजेस हैं। एंड इसको टैकल करने के लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होगी पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमें हेल्थ अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद जैसे हमारा जेंडर इक्वालिटी और इंक्लूजन प्रमोट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद हमें एक अच्छा डेटा गैदरिंग, एक अच्छी क्वालिटी का डेटा, एक अच्छे सर्वेज करने होंगे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करना होगा। ये है पूरा आपका एक प्रपोज किया है कि किस तरीके की हमारे आगे आने वाली समय में पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए और जो कमेटी बैठी है उनको किन किन माध्यम पे किन किन फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से उन्हें स्टडी करना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम R&D स्पेंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे बात यह है कि अभी रिसेंटली बजट आया है एंड यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन्होंने प्रपोज किया है कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है आपके लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट लोन्स के तौर पे प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन में जाएं ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकें। अगर करंट स्टेटस देखें तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत कम है हमारे इंडिया के R&D में कंट्रीब्यूशन। अभी प्राइवेट सेक्टर में ओवरऑल R&D कंट्रीब्यूशन वैसे भी हमारे कंट्री में बहुत कम ही होता है, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर का बहुत कम है।
जैसे 2020-21 के मामले में देखें तो प्राइवेट सेक्टर का 36.4 था, वहीं उसी समय डेवलप्ड कंट्रीज़ का 67 to 79% था। और ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है वो ओवरऑल बढ़ा तो है, लेकिन जीडीपी के हिसाब से ये घटा है। देखिए 2009 और 10 में ये 0.82% था और 2021 और 22 में 0.64% था। ये इन एब्सोलूट टर्म्स तो बढ़ रहा है क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी के कंपैरिजन में ये और कम होता जा रहा है। तो मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि देखिए प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वैसे भी नहीं हो रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर के डोमिनेंस की इतनी ज़रूरत भी क्या है? क्या यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को नहीं एक रोल प्ले करना चाहिए? एंड क्या हम इंडिया को बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका R&D मॉडल नहीं फॉलो करना चाहिए? इज़ इंक्रीजिंग पब्लिक सेक्टर R&D क्रूशियल स्पेशली एट स्टेट लेवल, कि स्टेट लेवल पे जो हम इनिशिएट करते हैं प्रोजेक्ट्स फॉर R&D, क्या वो कितना वायबल और फीजिबल है? और कैसे हम लैब रिसर्च और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच की जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, उस गैप को कैसे कम कर सके, ताकि कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा लैब के फेज़ में ही हमें पता चल सके कि कैसे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो किया है तो उसका बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव मिलेगा कि वो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, तो जैसे कि उनको कम दर पे लोन मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा? टैलेंट को अट्रैक्शन होगा और इनोवेशन होगा अलग अलग उभरते हुए सनराइज सेक्टर में। एंड इससे रिलेटेड चैलेंजेस एंड कंसर्न क्या है कि 1 लाख करोड़ जो है ये बताया जा रहा है कि ठीक तो है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट होगा इतने बड़े स्केल के इशू के लिए? उसके बाद है नीड फॉर क्लियर सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एलोकेशन मैकेनिज्म, कि कौन से प्रोजेक्ट की कौन से प्राइवेट कंपनी को दे सकती है, किस प्रोजेक्ट को दे सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। उसके अलावा अनसर्टेन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट फ्रेंडली इनोवेशन इन रिसोर्स इंटेंसिव सेक्टर, एंड उसके अलावा इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के संबंध में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहे बेनिफिशियरी और फंड यूजेज में। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या बताया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ जो है उसका काफ़ी पोटेंशियल तो है, लेकिन सक्सेस हिंजेस ऑन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, टारगेटेड एलोकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सक्सेस देखिए तभी हो पाएगा अगर हमारे पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव हो, एक निर्देश हो या फिर एक डायरेक्शन हो कि हमें यही करना है इस फंड के साथ, एंड ये सारा पैसा सिर्फ उसी में एलोकेट हो, और साथ ही साथ जवाबदेही भी बनी रहे ताकि कोई इशू हो तो अकाउंटेबल होल्ड कर सकें। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल बात क्या हो रही है कि हमारे कंट्री में पब्लिक R&D और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों साथ में होना चाहिए। एंड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इट शुड फोकस मोर ऑन लोकली रेलिवेंट प्रॉब्लम एंड ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रिसर्च एंड एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे बस बात हो रही है कि जो फंड एलोकेट किया गया है वो कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाएगा और ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट हो पाएगा उसका। तो ये है आपका पूरा का पूरा R&D वाला आर्टिकल। उसके बाद है टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हो रही है। ये मैंने जैसा कि लास्ट टाइम बताया था, ये आपका GS1 में सेक्युलरिज्म वाले टॉपिक में आता है, जो कि आपका सोसाइटी में आता है। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो हम जानते हैं अभी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड के स्टेट में लॉन्च होने वाला है। एंड उसके अलावा लॉ कमीशन ने लोगों से सलाह भी मांगी है, पूछा है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ अ डिज़ायरेबल एंड प्रोग्रेसिव गोल फॉर अ सेक्युलर कंट्री। ठीक है, हम जो कंट्री को अपना सेक्युलर कहते हैं तो उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक हमारा गोल होना चाहिए। mere uniformity without making reasonable allowance for diverse cultural social practices may not be ideal। तो सिर्फ ऐसे एक अंधे तरीके से सिर्फ यूनिफॉर्मिटी नहीं लानी है, यूनिफॉर्मिटी पर्सनल लॉज में कुछ मैटर्स में लानी है, ताकि जो बाकी जगह हैं जहाँ पे लोगों की यूनिक आइडेंटिटी दिखती है उनके कल्चर और रिलीजन और सोशल प्रैक्टिसेस के माध्यम से, वो ना छुप पाए। तो अभी उत्तराखंड असेंबली ने UCC को अडॉप्ट करा है ताकि जो आपके पर्सनल लॉज हैं, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, इन सब में एक समानता आ पाए। एंड
द स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट सिंस प्री इंडिपेंडेंस गोवा। तो जो गोवा में हो रहा है उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला स्टेट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहा है वो होगा उत्तराखंड। And what particularly violative of constitution is bizarre portion in UCC aiming to formalize live-in relationship through registration। तो यहाँ पे एक बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि UCC कहता है कि अगर कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे किसी की जो प्राइवेसी है, ठीक है, या फिर उसके राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो वायलेट हो रहे हैं। The unwanted incursion into citizens' personal life is worsened by prescription of a 3-month prison terms for non-registration। कि अगर कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उसको बिना रजिस्टर कराए रह रहा है तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जो पर्सनल लॉस के अलावा जो पर्सनल लाइव्स हैं लोगों की, सरकार जो है उसमें स्टेट जो है उसमें एंटर कर रहा है। इट विल एक्सपोज सिटीजन टू इंट्रूसिव इंक्वायरी, सोशल हॉस्टिलिटी एंड पॉइंटलेस डिप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको काफ़ी समस्या हो सकती है। While it contains positive features such as conferring legitimacy on the children born out of live-in, mandating maintenance in event of desertion, the very idea that people living together should submit themselves to registration verification is repugnant to individual right। तो ऐसे नहीं है कि इस वाले कानून में काफ़ी कोई ख़राब चीज़ हो, तो यहाँ पे काफ़ी और अच्छी चीज़ें भी हैं कि जैसे लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे होते हैं तो उनकी लेजिटिमेसी पे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे वेग नहीं है। उसके बाद अगर डिजर्शन हो रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, तो उसमें मेंटेनेंस भी मैंडेटेड है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन वाला एस्पेक्ट है खासकर, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। But constitutional makers have made the adoption of UCC as one of the directive principle, divided on whether UCC will undermine minority right or promote equal status for women in all religion। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारा आर्टिकल 44 में मेंशन है, जो कि आपका DPSP में है। तो शुरुआत में भी तब यहाँ पे डिबेट थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है माइनॉरिटी राइट्स को और छुपा देगा या फिर ये महिलाओं के इक्वल राइट्स को प्रमोट करेगा। डॉक्टर अम्बेडकर फेल्ट दैट UCC इफ इनैक्टेड शुड बी वॉलंटरली इन इनिशियल स्टेज। तो जब ये शुरू हुआ, लागू हुआ, तब डॉक्टर BR अम्बेडकर का मानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो धीरे धीरे स्टेजेस में लागू हो। Previous law commission has said a UCC is neither desirable nor necessary and instead suggested each body or personal law be reformed to eliminate discrimination or regressive policy। तो इससे पहले जो है 21st लॉ कमीशन जो है वो जब बैठा था तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि UCC जो है लगभग 2019 के बीच में 2018 के अराउंड, तो लॉ कमीशन ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अभी ज़रूरी नहीं है हमारे देश में। ज़रूरी क्या है कि जो इंडिविजुअल पर्सनल लॉज हैं उनमें रिफॉर्म खुद से आने चाहिए। Much of the Uttarakhand code seems to have been borrowed from existing laws on marriage succession but with similar significant omission। तो जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बना है उत्तराखंड का, वो अभी के जो लॉज हैं उन्हीं से इंस्पायर्ड लग रहा है। एंड इसमें लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं कि जैसे कोड इज़ द ओनली एवेन्यू फॉर डिसॉल्विंग अ मैरिज एंड देयर इज़ नो वेटिंग पीरियड टू री मैरी आफ्टर अ डाइवोर्स, नॉर इज़ देयर एनी नीड फॉर वुमेन टू मैरी another person before she can remarry her former husband। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं नए लॉ में और जो प्रीवियस लॉज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नए लॉज हैं वहाँ पे देखिए इद्दत का कॉन्सेप्ट, तलाक का कॉन्सेप्ट, निकाह हलाला का कॉन्सेप्ट, ये सब जो है इनको ख़त्म कर दिया गया है, जो कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और इससे जो महिलाओं के इंडिविजुअल राइट्स हैं ये प्रमोट किए जा सकते हैं। Interestingly, it preserves the existing provision allowing custom and usage as exception to bar the marriage within prohibited degree of relation, but adds a rider that such custom cannot be against public morality। तो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स हैं इसके कि क्या चीज़ परमिसिबल है, क्या चीज़ नहीं है। An unfortunate fallout of all this is polarizing discourse taking shape run up to the general election concept। तो इससे देखिए एक और क्या चीज़ हो रही है कि ये इलेक्शन से पहले आया है एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इससे रिलेटेड डिबेट जो है पॉलिटिसाइज हो रही है।
तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का वो नहीं खोना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद है आपका जो इशू चल रहा है द पेटीएम पेमेंट बैंक्स डिबैकल, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं क्या है। अभी तक क्या है कि जो आरबीआई है, देखिए ये सारे के सारे बैंक्स का रेगुलेटर है, कि ये एक बॉडी है और इंडिया में इसके अंडर जितने भी बैंक्स आते हैं आपके, जैसे एसबीआई हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, डिजिटल बैंक हो गए, और भी अलग अलग तरीके के बैंकिंग सर्विसेज आ गई, सारी की सारी रेगुलेशंस आपका आरबीआई बताता है। आरबीआई ही इन सब के लिए रूल सेट करता है कि डिपॉजिट कैसे हो सकता है, लोन कैसे हो सकता है, क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसने डिजिटल बैंक्स में एक पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, तो पेटीएम को एक धक्का लगा है and barred its payment bank subsidiary Paytm Payment Bank Limited from obtaining further deposit and top-ups in its account or wallets from February 29। तो जो पेटीएम है तो उसकी एक छोटी कंपनी चलती है जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी जो है आपका सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखती है एंड इसको मतलब इस पे रोक लगा दी गई है कि ये अब से और डिपॉजिट जो है नहीं ले सकते और इनके अकाउंट में और नए टॉपअप नहीं हो सकते आपके 29 फरवरी से। एंड इसके अलावा मार्च 2022 में देखिए इनको बोला गया था कि ये और नए कस्टमर जो है नहीं ला सकते हैं। और अभी रिसेंटली एक ऑडिट रिपोर्ट हुई है जहां पे देखा गया है कि आरबीआई की गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से यहां पे फॉलो नहीं किया था, ठीक है, तो इसलिए इन पे रोक लगा दी गई है। उसके बाद है आपका व्हाट हैज़ द आरबीआई इंस्ट्रक्टेड। द आरबीआई हैज़ डिसअलाउड पेटीएम सब्सिडरीज फ्रॉम एक्सेप्टिंग फर्दर डिपॉजिट, टॉपअप्स और क्रेडिट कार्ड, जैसा कि हम देख चुके हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो आपका फास्टैग है और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, इन पे भी रोक लगा दी गई है। प्रेजेंट कस्टमर्स वुड हाउएवर बी अलाउड टू यूज़ देयर एग्जिस्टिंग बैलेंस टू अवेल द सर्विसेज, लेकिन जो अभी के जो कस्टमर्स हैं ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि कितने लोगों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेटा के हिसाब से लगभग 330 मिलियन वॉलेट अकाउंट्स हैं आपके पेटीएम में एंड इनका जो मनी है इन काफ़ी सारे अकाउंट्स में होल्ड करके रखा गया है, तो इन पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड इसके अलावा आरबीआई ने बोला है कि क्या और रोक लगेगी कि कोई भी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड जो है कोई भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं कर सकता है, जैसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, आईएमपीएस हो गया, और एंड आपका यूपीआई पे भी आगे चल के रोक लग सकती है। इट हैज़ ऑल्सो बीन डायरेक्टेड टू टर्मिनेट एट द अर्लीस्ट और बिफोर 29 नोडल अकाउंट ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी एंड पेटीएम पेमेंट सर्विसेज। तो इन पे काफ़ी ज़्यादा पेमेंट, अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन, इनके अलग अलग तरीके के जो अकाउंट होते हैं उन पे काफ़ी बड़ी तरीके से रोक लगा दी गई है। यहाँ पे जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं इनका मानना है कि इससे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाएगा एंड इससे हैम्पर पेटीएम्स एबिलिटी टू रिटेन कस्टमर्स, और इसकी वजह से पेटीएम को काफ़ी मुश्किल होगी कि अपने कस्टमर्स को अपने साथ रखे अपनी इकोसिस्टम में। ऐसा हो सकता है आगे चल के कि लोग जब देखें कि ये हो रहा है तो लोग पेटीएम छोड़ के दूसरी ऐप्स की तरफ जाने लगे। More importantly, with no near-term solution, researchers opine it is indirectly revoking the PPI license of Paytm। तो ये जो नोटिस आ रहा है ये एकदम से आ रहा है एंड पेटीएम के पास अभी कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है इसका। तो एक टाइप से इसे हम देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो है आरबीआई इनका लाइसेंस रिवोक कर रही है, ठीक है। The parent company expects latest action would have a worst case impact of 300 to 500 crore on its annual EBITDA, earning before interest, tax, depreciation and amortization। तो लगभग इतना सारा नुकसान पेटीएम को कहा जा रहा है हो सकता है। उसके बाद पेटीएम कैसे ट्रांजिशन कर सकता है या पेटीएम क्या देख रहा है, किस तरीके से ट्रांजिशन करना चाहिए। कंपनी ये कह रही है कि अब पेटीएम जो है दूसरे बैंक के साथ काम करने के लिए अब
उनसे एग्रीमेंट्स कर रही है। एंड इट फर्दर इंटेंड्स टू एक्सपैंड थर्ड पार्टी बैंक पार्टनरशिप्स फॉर मर्चेंट एक्वायरिंग सर्विसेज। तो और जो अलग अलग बैंक के सर्विसेज हैं उनके साथ टाई अप्स कर रहे हैं। एंड इन्होंने बोला है कि ये जो माइग्रेशन होगा पेटीएम पेमेंट बैंक PPBL से दूसरे बैंक्स में ट्रांसफ़र करने का, ये अलग अलग स्टेजेस में होगा। इट वुड इंटेल फाइंडिंग एन इंटरेस्टेड पार्टनर बैंक टू इंटीग्रेट विद द ATM इकोसिस्टम। तो सबसे पहले तो अब ये पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को हटा देगा, उसकी जगह दूसरा बैंक को लाएगा एंड उससे अपनी पूरी सर्विसेज को इंटीग्रेट करेगा। उसके बाद असेसिंग the ensuing commercial viability and finally facilitating account to account migration which could be time consuming even। तो लोगों के जो देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में अकाउंट थे तो इसको तो हटा रहा है पेटीएम एंड इसकी जगह दूसरा बैंक ला रहा है, मान लीजिए एक्स। तो पेमेंट वाली पेटीएम वाली जो ऐप है उसमें PBBL से हट के यहाँ पे जा रहा है एंड लोगों के जो अकाउंट हैं यहाँ पे ढेर सारे अकाउंट जो थे लोगों के इससे शिफ्ट करके इसमें लाए जाएंगे। तो और ये पूरा प्रोसेस है और ये बताया जा रहा है कि थोड़ा समय ले सकता है। अब देखिए यहाँ पे कंसर्न्स क्या बताए जा रहे हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पे लाइसेंसिंग के इश्यूज़ आ सकते हैं कि लाइसेंसिंग की सबसे पहली बात बताई जा रही है कि जो पेमेंट बैंक है लेंडिंग एक्टिविटीज़ लोन्स नहीं दे सकते हैं एंड जो PPBL है ये भी आपका लोन डायरेक्टली नहीं देता है। इंस्टेड इट प्रोवाइड्स क्रेडिट डिस्पेंसिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम थर्ड पार्टीज़, और जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं आपकी अलग अलग ऐप्स होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, उनको कनेक्ट करता है यहाँ पे लाके। उसके बाद यहाँ पे इशू बताया जा रहा है गवर्नेंस स्ट्रक्चर का कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसका 49% जो है पेटीएम ओन करता है एंड उसका अलावा जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा वो होल्ड करते हैं 51%। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सारे के सारी बैंकिंग रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे एंड ये जो PPBL है यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली रन होता है। उसके बाद कम्युनिकेटेड हैविंग रिकन्फर्म्ड विद फाउंडर दैट ही हैज़ नॉट टेकन एनी मार्जिन लोन्स और प्लेज एनी शेयर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड बाय हिम। तो यहाँ पे सारा काम देखिए बोला जा रहा है कि फेयरली हो रहा था एंड ऐसी कोई भी इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी RBI इनके ऊपर ये चीज़ें कह रहा है। इसके बाद यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि ये सारा इश्यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम जो है उनका मार्केट के रेगुलेटर के साथ बहुत अच्छी नहीं बन रही थी, कंपनी नॉट बीइंग इन द गुड बुक्स ऑफ रेगुलेटर। In fact, Thursday, RBI Governor Shaktikant Das said regulated entities are initially nudged to take corrective action and give sufficient time। तो जो लास्ट यहाँ पे बोला है तो इसको पर्सपेक्टिव में जो RBI गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, कोई भी अगर इरेगुलरिटीज़ होती हैं तो कंपनीज़ को वार्न किया जाता है एंड समय दिया जाता है कि वो सही एक्शन ले पाएँ एंड अगर वो आगे चल के सही एक्शन सफिशिएंट टाइम देने के बाद भी नहीं लेते हैं तो उनके प्रति एक इफ़ेक्टिव एक्शन लिया जाता है कि जैसे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाए। इट इज़ ऑल्सो लर्न दैट मिस्टर शर्मा ऑल्सो मेट फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे कुछ आपके पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं एंड इससे पहले देखिए KYC नॉर्म्स फ्लाउट करने पे, KYC नॉर्म्स का उल्लंघन करने पे आपका पेटीएम को पहले भी फाइन लग चुका है आपका 5.39 करोड़ पे। न्यूज़ पब्लिकेशंस NDTV प्रॉफिट रिसेंटली लर्न दैट ओवर 1000 अकाउंट्स आर फाउंड लिंक्ड विद द सेम पैन ऑन देयर अकाउंट। तो यहाँ पे KYC नॉर्म्स से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं एंड इरेगुलरिटीज़ भी पाई गई हैं देखिए पेटीएम को लेके एंड इसलिए देखिए काफ़ी सारे कंसर्न्स होते हैं कि इस इश्यूज़ को लेके यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग भी यहाँ पे हो सकती है। दैट शुड एनी फ्रेश चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इमर्ज अगेंस्ट पेटीएम दे वुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय ED। तो यहाँ पे बोला है कि देखिए काफ़ी सारे इश्यूज़ पाए गए हैं पेटीएम के साथ पहले भी उनके KYC नॉर्म्स वाले, ठीक है, उसके बाद गाइडलाइंस वाले एंड उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग, और बताया गया कि अगर पेटीएम सही एक्शन नहीं लेता है तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनका इन्वेस्टिगेशन करे। तो ये थी आपके सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की। तो आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो एंड अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी कंसर्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल। थैंक यू।